अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल अडयाला जेल से रिहा होते ही लापता हो गए। जनाब उन्होंने पता ही नहीं चल रहा है कितने गए कितने नहीं गए, क्योंकि उनकी जो रिहाई हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आपको मालूम है कि हुक्म के ऊपर उनको 5 लाख रुपए के मुचलकों के ऊपर उनको रिहा किया गया था। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई के चंद कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया था और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सरकर्दा लीडर मौजूद नहीं था अडयाला जेल के बाहर। होता कुछ यूँ है कि वो एक सफ़ेद सी बड़ी सी गाड़ी के में से नमूदार होते हैं, अडयाला जेल के गेट से यूँ करके बाहर निकलते हैं, बाहर कोई 20-25 कारकुनान मौजूद होते हैं, ऊपर मनो फूलों की पत्तियां जो हैं वो निशावर करते हैं और उसके बाद ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि यहाँ से अपने इस्तकबाली तकरीबात के बाद शहबाज गिल साहब सीधे निकलेंगे और जाकर बनी गाला में पहुँचेंगे और बनी गाला सरकार के दरबार में हाज़िरी देंगे। और इसी तवक्को के ऊपर बहुत सारा मीडिया जो है वो वहाँ पर मौजूद था, इस चक्कर में मौजूद था कि जनाब शहबाज गिल यहाँ पर आएंगे। और चूँकि वो मीडिया पर्सनैलिटी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो गुफ्तगू करने पर भी बहुत ज़्यादा जो है कादिर हैं, लिहाजा मीडिया जो है वो वहाँ तक मौजूद था। लेकिन मीडिया की वो इंडियन गाना ने इंतहा हो गई इंतज़ार की, वो ऐसी कुछ सिचुएशन वहाँ पे बनी, लोग वहाँ पे खड़े रह के हुण शहबाज गिल आंदा है, हुण शहबाज गिल आंदा है, शहबाज गिल लापता हो गए। वो वहाँ तक बनी गाला के पर पहुँचे ही नहीं और अडयाला जेल से जो बनी गाला तक का फासला था वो बहुत ही ज़्यादा तवील होता हुआ महसूस हो रहा था। फिर चूँकि वो वहाँ पर नहीं पहुँचे तो फिर नए नए सवालात जन्म लेना शुरू हो गए कि जनाब शहबाज गिल गए कहाँ। फिर ये खदशात का भी इज़हार होना शुरू हो गया कि कहीं शहबाज गिल को दोबारा गिरफ़्तार तो नहीं कर लिया गया। इस हवाले से जब पीटीआई लीडरशिप से बात हुई तो उनको भी नहीं पता था कि शहबाज गिल साहब कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अजीबोगरीब सी सिचुएशन डेवलप होगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल अगर अडयाला जेल से निकले, अडयाला जेल से अगर हम बनी गाला तक का सफ़र मैक्सिमम भी अंदाज़ा लगा लें तो तकरीबन कोई 1 घंटे का होगा, 1.25 घंटे का होगा। लेकिन अगर वो 1.25 घंटे का सफ़र जो है वो पूरा ना हो सके तो फिर सवाल तो उठना यकीनी तौर पर होते हैं। अब यकीनी तौर पर ये वाली जो चीज़ है कि शहबाज गिल गए कहाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात तो तय है कि शहबाज गिल साहब को किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। वो कोई अली वज़ीर थोड़ी हैं कि जनाब एक मुकदमे से ज़मानत हो, अगले मुकदमे पर गिरफ़्तार कर लिया जाए, फिर अगले मुकदमे में जो है वो रिहाई मिले तो फिर दोबारा नया मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। जो डोमिसाइल का फ़र्क है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो पार्टी का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बंदे का तगड़ा होना, अमेरिका पलट होना और उसके बाद यहाँ पर इमरान खान साहब के छत्र छाया में होना और अली वज़ीर बेचारा एक आम आदमी, उस वो कहाँ और शहबाज गिल कहाँ, दोनों का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब शहबाज गिल की जो बात की अली वज़ीर ने, तो हो सकता है कि उससे बहुत कम दर्जे की बात की हो, लेकिन यहाँ पर इंसाफ के पैमानों के अंदर फ़र्क आ जाता है। लेकिन चूँकि वो बलूचिस्तान का या KPK का डोमिसाइल है, ये पंजाब का डोमिसाइल है, तो यकीनी तौर पर फ़र्क है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि शहबाज गिल गए कहाँ और क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये ख़बर भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक़ भी इंसाफ और इंसाफ से मुंसलिक इदारों के साथ है। आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने एक जो था अपना जो उनका अदालती साल ख़त्म होने के ऊपर उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया था और उस तकरीब से ख़िताब के दौरान उन्होंने कुछ बातें की थी और ख़ास तौर पर जो उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि जैसे ही ये जो मामला हुआ था हमज़ा शहबाज वाला और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया था हुकूमती हलकों की तरफ से और जिस तरीके से उन पर तनकीद की गई थी, तो उनका ये कहना था कि हमने बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो मज़ीद तकरीरियाँ होनी थी, हुकूमत ने वहाँ पर आकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर जो मौका था जजेस की अपॉइंटमेंट का, वो मौका उनके हाथ से निकल गया। अब ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हुकूमत है वो इसके अंदर बराबर की वो ज़िम्मेदार है। अब इस बात का जो जवाब आया है वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की तरफ 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से आया है। एक है सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और इनकी तरफ से जो ख़त
جاری کیا گیا ہے باضابطہ طور پر، اور اس خط کے اندر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خطاب کو مایوس کن قرار دیا ہے، اور یہ جو نئے عدالتی سال کے موقع پر جو تقریر تھی اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ سپریم کورٹ تنہا چیف جسٹس نہیں بلکہ تمام ججوں پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ان پر تنقید کا جواب دیا اور یک طرفہ بات کی، زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ کیا جو پریشان کن ہے۔ اس خط کے اندر دونوں جج صاحبان نے یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے بار عہدیداروں کے متعلق اہانت امیز گفتگو کی اور سیاسی پارٹی بازی کا الزام لگایا۔ بار عہدیداروں نے فل کورٹ کی درخواست کی تھی، آئین سپریم کورٹ سے فیصلہ دینے کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے چیئرمین کے امیدواروں کی منظوری نہیں دی اور الزام وفاقی حکومت پر لگا دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی تعمیل کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ چیف جسٹس پر ہے۔ چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے 4 ارکان نے چیف جسٹس کے امیدواروں کی حمایت نہیں کی۔ اجلاس کو پہلے سے طے شدہ کہنا اور ملتوی کیے جانے کا تاثر دینا بھی غلط ہے۔ چیئرمین ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو جو ہے وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اس خط کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن کل ارکان کی اکثریت سے ججز تعینات کرے، 1/3 سے زیادہ سپریم کورٹ کے عہدے خالی پڑے ہیں، انہیں اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم چیف جسٹس کے خطاب کے دوران خاموش رہے، ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہناتے ہوئے رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ یہ جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ میرے نظر کے اندر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ افسوسناک اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا فورم ہے جہاں پر جو تمام تر سائل ہیں وہ ہر ایک فورم کو استعمال کرتے ہوئے آخری فورم تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر عوامی نوعیت کے اور آئینی نوعیت کے بہت سارے مقدمات ہیں جو ان کے روبرو آتے ہیں، اور وہاں پر اس کی سماعت بھی ہوتی ہے، فیصلے بھی دیے جاتے ہیں، تشریح بھی کی جاتی ہے، آئین کی جو بالادستی ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کی جو طریقہ کار سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو افتخار چودھری صاحب سے لے کر اب تک یہ جو فیورٹ ججز کا جو ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، ہم خیال ججز کی جو ٹرمنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اب یہ عمومی رائے بننا شروع ہو گئی کہ جناب جو بھی کیس جائے گا اس کے اندر فلاں 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 جج شامل ہوگا، اور اگر فلاں فلاں جج شامل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوعیت کا فیصلہ آئے گا۔ اب اگر اس طرح کی رائے بننا شروع ہو جائے کسی بھی معزز عدالتی فورم کے بارے میں، اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں، تو یہ عدل کے پیمانوں کے اوپر یا انصاف کے پیمانوں کے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ اور اگر جو سینئر موسٹ جج صاحب ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور جج صاحب ہیں وہ اعتراض کریں اور وہ یہ بات کہیں کہ جناب آپ اپنا پیمانہ تو درست کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ صورتحال ویسی نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں ماضی کا، تو ایک مرتبہ پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسی ہی ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب مرحوم چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ وہاں پر بھی ایسی ہی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، واضح طور پر 2 حصوں میں۔ اور پھر ایسا ہوا تھا کہ ایک بینچ نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف نہ صرف پٹیشن کی سماعت کی تھی بلکہ ان کو عہدے سے الگ بھی کر دیا گیا تھا۔ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی، ایسی سچویشن ڈیولپ نہ ماضی میں ہونی چاہیے تھی، نہ یہاں پر ایسی سچویشن ڈیولپ ہونی چاہیے، لیکن جو پیمانے ہیں وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر طے نہیں ہونے چاہیے۔ انصاف کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے اور قواعد کے مطابق ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور جج صاحب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو انصاف کی فراہمی ہے اس کے تقاضوں کے اوپر پیرا دیں، انصاف کی فراہمی کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ جو اس طرح کی آپسی جو لڑائیاں ہیں ان کو اس طریقے سے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، اور اس بینچ کی جو سربراہی ہے وہ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے اندر 2 اور معزز جج صاحب بھی شامل ہیں، جس میں جسٹس مظاہر
नकवी साहब भी शामिल हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी शामिल हैं। और इस केस का ताल्लुक भी शहबाज गिल साहब के साथ ही जाकर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज गिल साहब को दोबारा जिस्मानी रिमांड देने के ऊपर एक पिटीशन दायर की गई है, जिसको समाअत के लिए, इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन आज की समाअत में जो शहबाज गिल साहब के वकील थे सलमान सफदर साहब, उनके ऊपर अदालत ने बड़ी बरहमी का मुजाहरा किया और यहाँ तक कह दिया कि जनाब आप तो किसी किस्म की तैयारी करके ही नहीं आए, क्योंकि वो जो सवाल पूछ रहे थे सलमान सफदर साहब के पास उनका जवाब नहीं था। कुछ चीज़ें हैं इस समाअत की जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शहबाज गिल की अपील पर जस्टिस मुजार नकवी साहब ने रिमार्क्स दिए, क्या पुलिस ने शहबाज गिल से ज़ुबान रिकवर करनी थी जिससे वो बोला था? शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई उसका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। तशद्दुद के ख़िलाफ़ शहबाज गिल को मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू करना होगा। मुल्ज़म को मुतल्लिका फ़ोरम पर दरख्वास्त दायर करने से किसने रोका है? ये मुजार नकवी साहब ने कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा शहबाज गिल साहब के वकील से, पीटीआई हुकूमत में पुलिस ने किसी पर तशद्दुद नहीं किया? उन्होंने जवाब दिया कि जनाब तशद्दुद के वाक़यात कम ही सामने आते हैं। जिस पर जो मुज़ाहिर नकवी साहब थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मजिस्ट्रेट कैदी के हकूक़ का ज़ामिन होता है, आपको इतना भी इल्म नहीं? क्या ज़ाब्ता फ़ौजदारी का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर होता है? सलमान सफदर ने जवाब दिया कि हाँ जी, ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी का इतलाक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी होता है। जिस पर मुज़ाहिर नकवी ने इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी का इतलाक़ नहीं होता, आप केस की तैयारी क्यों नहीं करके आए? इसका मतलब ये है और कि जो मामला है शहबाज गिल साहब का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी वकील किसी और तरीके से लड़ना चाहते हैं। वो इस मामले को सियासी रंग देना चाहते हैं और इसी के लिए ऊपर अपना वो रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि शहबाज गिल साहब जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद की हदूद में वो मौजूद नहीं रहे, क्योंकि इस बारे में कुछ ये बातें पाई जाती हैं कि जनाब शहबाज गिल साहब को कस्टडी में लिया जा सकता है। और चूँकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आई थी कि क्या फ़ौज ने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कोई वो जो है शिकायत दर्ज कराई है, जिसका जवाब आया था नफ़ी में। और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर ये जो अगली स्ट्रेटजी है वो बेस कर रही है। शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी हैं और इस वक्त दो मामलात के अंदर वो ज़ेर समाअत मुकदमे में दो जगहों पर वो खासे हद तक फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक है उनके पास मौजूद सैटेलाइट फ़ोन, जिसकी मलकियत से शहबाज गिल साहब ने वो जो है इनकार नहीं किया और ख़ुद प्रोसिक्यूटर ने फाजिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इस बात का इजहार किया था कि जनाब आप हमें 20-30 दिन दे दें, ये जो सैटेलाइट फ़ोन पर की जो तहकीकात हैं ये तहकीकात करके हम आपको इसका जवाब देंगे। और इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है किसी इदारे के पास कि ये सैटेलाइट फ़ोन किसी गलत मकसद के लिए भी मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर इस्तेमाल हो सकता है या हुआ होगा। लिहाजा शहबाज गिल साहब को महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहबाज गिल साहब जैसे ही अडयाला जेल से निकले हैं तो उसके बाद वो बनी गाला नहीं पहुँचे, फिर उनकी जो रिहाइशगाह है इस्लामाबाद का एक एरिया है गुलबर्ग ग्रीन्स, अब वहाँ पर भी नहीं पहुँचे वो। फिर बनी गाला के ही इर्द गिर्द एक और घर है जहाँ पर शहबाज गिल साहब अमूमी तौर पर जाकर क़याम करते हैं, शहबाज गिल साहब वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। तो फिर ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि शहबाज गिल साहब जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है तो वो कहाँ हैं। जो इतलात सामने आ रही हैं, शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद पुलिस की दस्त बुर्द से बचाने के लिए या उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुंतकिल कर दिया गया है पंजाब। वो अडयाला जेल से निकलने के बाद सीधा मोटरवे पे चढ़े हैं और मोटरवे से वो पहुंच गए हैं लाहौर। और लाहौर पहुंचने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद पुलिस या किसी और इदारे की दस्तबुर्द से उनको बचाया जाए, उनको गिरफ्तार होने से बचाया जाए। उनको गिरफ्तार होने से बचाना इनफैक्ट इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। अब लाहौर में होना या पेशावर में होने का मतलब ये है कि वो किसी ऐसे एरिया के अंदर चले गए हैं जहाँ पर वो अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं और कुछ पॉलिटिकल सरगर्मियों के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि शहबाज गिल साहब को अगले चंद रोज़ के अंदर पंजाब हुकूमत में एक अहम ओहदा दिया जा रहा है और मुमकिन तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है बतौर मुशीर इतलात
पंजाब वज़ीर आला, लिहाजा वो बहुत जल्द पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे, जिसके बाद उनको कोई सरकारी प्रोटेक्शन भी अवेलेबल हो जाएगी। लिहाजा अब बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि शहबाज गिल साहब को दोबारा अब जेल नहीं भिजवाना, उनको जेल भेजने से हर सूरत में रोकना है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि वो जो लोग उनसे तहकीकात कर रहे थे उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी, उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यकीनी तौर पर मुल्ज़िम के पास इस बात की गुंजाइश होती है कि वो अदालत में जाकर अपने बयान से मुकर जाए। वो ये कह दे कि जनाब मुझे टॉर्चर किया गया था, मुझ पर दबाव डाला गया था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लिहाजा मैंने ये सारी बातें जो इनके साथ की हैं इनके दबाव की वजह से की हैं, हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो शहबाज गिल साहब की तरफ से दी जा चुकी है, उनके जो ताने बाने हैं वो जाके कहीं और मिलते हैं। लिहाजा शहबाज गिल साहब को उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद स्ट्रेंथन करने से या मज़ीद इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ इदारों के पास जाने से रोकने के लिए ज़रूरी था कि शहबाज गिल साहब को किसी सेफ़ कस्टडी में रखा जाए। किसी सेफ़ कस्टडी में रखने के लिए ज़रूरी था कि किसी ऐसी जगह पर उनको रखा जाए जहाँ पर इमरान खान साहब का कंट्रोल हो। लिहाजा उनको परवेज़ इलाही साहब के या मुन्नस इलाही साहब के कंट्रोल में दे दिया गया है और वो इस वक्त लाहौर में हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है, PTI के नहायत मुतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि शहबाज गिल साहब को अगले चंद रोज़ के अंदर पंजाब के अंदर एक अहम ओहदा मिलने जा रहा है। लिहाजा आपको बहुत जल्द शहबाज गिल साहब बतौर मुशीर वज़ीर आला पंजाब नज़र आएंगे। और बुनियादी तौर पर इस अपॉइंटमेंट का और उनकी पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर मुंतकली का जो बुनियादी मकसद है वो एक तो ये कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो कोई और बयान ना दे सके तहकीकाती इदारों को, और दूसरा मकसद ये है कि उनको गिरफ़्तारी से बचाया जाए, क्योंकि वो अब इस वक्त शायद मज़ीद जो दबाव है शायद वो उसका सामना ना कर सके और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे शवाहद तहकीकाती इदारों को फ्राहम कर दें जिससे इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो जाए। लिहाजा किसी सेफ़ जगह पर शहबाज गिल साहब को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यही वजह है कि उनको बनी गाला में बुलाने की बजाय उनको वहीं से कह दिया कि जनाब वहाँ से निकलो और पीछे पीछे से होते हुए चक्री के ज़रिए निकल जाओ लाहौर, और फिर वो उसी रास्ते पर चलते हुए लाहौर पहुँच गए हैं। और अब देखना ये है कि शहबाज गिल साहब की जो रूनुमाई है मीडिया पर वो कब होती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।